Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, this is Shafqat Mahmood and today we are going to discuss about another important topic of Criminal Procedure Code, that is section 54. This section basically empowers police to arrest any person without warrant under certain circumstances or under certain conditions. So friends, before going towards the explanation, first we will have to go through this section, that is section 54, because it is very important to understand the language of this section. After that we will proceed towards the explanation. So let's start. When police may arrest without warrant, it means that the condition that we will study in this lecture, so in those conditions there is no need to obtain warrant from the magistrate, and police can arrest any person without warrant from the magistrate under certain circumstances. So we will discuss those circumstances one by one. Section 54. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest first any person who has been concerned in any cognizable offence or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned. इसका मतलब यह है कि जो शख्स कोग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, या उसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है या उसके खिलाफ काबिल यकीन इंफॉर्मेशन पुलिस ने रिसीव की है या पुलिस को उस पर शक आया कि यह शख्स जो है या तो इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या यह कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो उस शख्स को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास इख्तियार है कि वो एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, ठीक है। पुलिस के पास इख्तियार है कि वो विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पुलिस के पास इख्तियार है कि उस अक्यूज़ को अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो पुलिस के पास ये इख्तियार है कि उस शख्स को पुलिस पकड़ सकती है। Secondly, any person having in his possession without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of housebreaking. देखिए, अगर किसी शख्स के पोजेशन से कोई ऐसी चीज़ पुलिस बरामद कर दे जो कि हाउस ब्रेकिंग में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि हैमर हुआ, जैसे कि जो है रस्सी हुई, ठीक है, और उससे पुलिस पूछे कि आप किस पर्पस के लिए आपके पास ये हैमर है या आपके पास जो है ये इक्विपमेंट है जो कि हाउस ब्रेकिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है, अगर वो शख्स लॉफुल एक्सक्यूज़ दे दे, अगर वो शख्स जस्टिफिकेशन दे दे कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसके पास जो है हैमर है उसके पास, ठीक है, पुलिस उससे पूछे कि आपके पास ये जो हैमर है जिससे ताला भी टूट सकता है, ठीक है, किसी के दरवाजे भी टूट सकते हैं, आपके पास ये हैमर किस लिए है, अगर वो जस्टिफिकेशन देता है फॉर एग्जांपल कि मैं कारपेंटर हूँ या जो है मैं फॉर एग्जांपल ऐसा मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन दे दे जहाँ पर वो हैमर का इस्तेमाल हो, तो उस सिचुएशन में पुलिस उस शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो पुलिस के पास ये इख्तियार है अंडर सेक्शन 54 के वो उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें जब यह सेक्शन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दी थी कि एक दफ़ा पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया, उसके ख़िलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि उस शख्स के कब्ज़े से दो चीज़ें बरामद हुई, एक मोमबत्ती और दूसरा जो है माचिस यानी कि मैच बॉक्स। तो उससे पूछा गया कि आपके पास ये मोमबत्ती और मैच बॉक्स जो है ये किस पर्पस के लिए है, आप कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उस शख्स ने पुलिस को कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं दिया, अपनी बात को जो है जस्टिफाई नहीं किया, तो पुलिस ने उसे अरेस्ट करके उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर दी। अब जब पुलिस से पूछा गया कि
आपने इस शख्स को क्यों गिरफ्तार किया? तो उसने बताया कि योर ऑनर, इस शख्स के पास जो है एक मोमबत्ती और जो है वो मैच बॉक्स पकड़ा गया है। अब ये जो मोमबत्ती और मैच बॉक्स है ये भी हाउस ब्रेकिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मोमबत्ती है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो पिघल जाती है। अब किसी भी चाबी को इस मोमबत्ती में अगर आप रख दें तो उसका सांचा बन जाता है, और उस सांचे में अगर आप मेल्ट एल्यूमिनियम डाल देंगे तो डेफिनेटली आपको उस ताले की चाबी मिल जाएगी। तो लिहाजा ये जो मोमबत्ती है और ये जो माचिस है ये हाउस ब्रेकिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। हाउस ब्रेकिंग का पाकिस्तान पेनल कोड में सेक्शन 445 में बताया गया है, जिसमें हमें 6 तरीकों से बताया गया है कि हाउस ब्रेकिंग किसे कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेक्शन 445 मेंशन किया है। एक दफ़ा इस सेक्शन से भी गो थ्रू कर लीजिएगा, मज़ीद आप लोगों को जो है हाउस ब्रेकिंग के मुताल्लिक आसानी हो जाएगी और हाउस ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। Thirdly, any person who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the provincial government। देखें, इश्तिहारी मुल्जिम जो होता है, इश्तिहारी, ठीक है, जिसके खिलाफ कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है कि ये शख्स जो है इसको अगर किसी ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, अक्सर जो प्रोक्लेमेशन इशू होते हैं उसमें गिरफ्तार करने वाले को या पकड़ने वाले को जो है इनाम भी मेंशन किया जाता है। तो वो जो प्रोक्लेमेशन है और वो जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है उसको भी पुलिस के पास इख्तियार है अंडर सेक्शन 54 के वो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ सकती है, ठीक है। और ये जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है इसका जो प्रोसीजर है ये सेक्शन 87 और 88 सीआरपीसी में बता दिया गया है। इन दोनों सेक्शंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Fourthly, any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property or who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसके पोजेशन से कुछ ऐसा सामान बरामद हो जाए जो कि पुलिस को रीजनेबली उस पर शक हो जाए। देखें, यह जो लफ्ज़ रीजनेबली है ये बेसिकली डिपेंड करता है केस टू केस पर, यानी कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, केस के सरकमस्टांसिस क्या हैं, उस शख्स को किन सरकमस्टांसिस में उसको अरेस्ट कर दिया गया है। तो रीजनेबल लफ्ज़ जो है या रीजनेबलनेस ये हर एक केस का अलग अलग होता है, ठीक है। और ये दरअसल फिर कोर्ट डिटरमिन करती है कि हाँ, जिस कंडीशंस और जिस सरकमस्टेंसेस के तहत इस बंदे को पकड़ा गया है या इस अक्यूज़ को पकड़ा गया है, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, तो वो दरअसल डिटरमिन करेगी कोर्ट। मगर अगर पुलिस को रीजनेबली शक हो जाए कि जो सामान या जो गुड्स जो है इस बंदे की पोजेशन से बरामद की गई है ये चोरी का माल हो सकता है, ठीक है, या उनको शक हो जाए कि इस शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि इसने चोरी की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जो कि वर्कर है किसी भी कंपनी का या मामूली सा वर्कर है और उसके पोजेशन से लाखों रुपए का सोना बरामद हो जाए, तो डेफिनेटली पुलिस सिर्फ नहीं बल्कि आम लोग भी यही सोचेंगे कि ये तो एक मामूली सा वर्कर है, ठीक है, और इसके पोजेशन से लाखों रुपए का सोना बरामद हो रहा है, तो डेफिनेटली इसने तो कोई ऑफेंस कमिट किया होगा या ये जो सामान है ये चोरी का हो सकता है, ठीक है। तो स्टोलन प्रॉपर्टी के मुताल्लिक जो हमारे पाकिस्तान पेनल कोड में सेक्शंस हैं वो सेक्शन 410, 411, 412, 413 और 414 है, ठीक है। इन सेक्शंस को इंशाल्लाह हम जब पीपीसी के मुताल्लिक लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि ये है कि जिस शख्स के पास चोरी का सामान पकड़ा जाए और उस पर रीजनेबली मतलब पुलिस को शक हो जाए कि इस शख्स ने कोई या तो ये सामान चोरी का है या इसने जो है कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस शख्स को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 54 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिफ्थली, एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। वो शख्स जो कि पुलिस को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है
तो उस शख्स को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, या वो पुलिस की कस्टडी से भाग चुका है, ठीक है, उसको भी अरेस्ट कर सकती है, या वो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो उस शख्स को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं। ये जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ठीक है, जब ये ड्राइवर को रोकते हैं किसी भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पर, तो वो ड्राइवर जब उनको चालान किया जाता है ना, तो वो उस पुलिस ऑफिसर को रोकते हैं कि आप चालान ना करें, आप चालान ना करें, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस ऑब्स्ट्रक्शन पर भी पुलिस के पास इख्तियार है कि वो उस शख्स को अरेस्ट करें, ठीक है। इसी तरीके से अक्सर हम देखते हैं पुलिस वाले जब इंटरसेप्ट करते हैं किसी भी ड्राइवर को, और ख़ास तौर पर जो बाइक चलाने वाले होते हैं उनको जब भी रोकने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो भागना है उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, या वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये पुलिस के पास इख्तियार है। तो जो शख्स पुलिस की ड्यूटी में या पुलिस को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है, या उनसे भागता है, या भागने की कोशिश करता है, तो उस शख्स को पुलिस अंडर सेक्शन 54 CRPC के तहत जो है उनके पास इख्तियार है कि वो उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। Sixthly, any person reasonably suspected of being deserter from the armed forces of Pakistan. ये दरअसल वो उस शख्स के बारे में है जो कि आर्मी से या नेवी से या एयरफोर्स से या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उससे भाग चुका हो, जिसको हम उर्दू में भगोड़ा कहते हैं, ठीक है। अगर पुलिस को या पुलिस के पास रीज़नेबल इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, या उनके पास जो है रीज़नेबल जो है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ जाए कि ये जो शख्स है ये भगोड़ा है, ये आर्मी से भाग चुका है, नेवी से भाग चुका है, या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से भाग चुका है, तो उस शख्स को पुलिस के पास बाकायदा इख्तियार है कि उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है और फिर जिस आर्म फोर्स से वो भाग चुका है उनके हवाले कर सकती है। तो ये भी पुलिस के पास जो है ये इख्तियार भी मौजूद है। Seventhly, any person who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan, यानी कि वो शख्स जो कि उसने कोई ऐसा एक्ट किया हो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसने बाहर मुल्क में कोई ऐसा एक्ट किया है, ठीक है, या उसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट आई है। रीजनेबल मैंने आप लोगों को बताया कि वो सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं कि सरकमस्टेंसेस क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं केस के। रीजनेबल इंफॉर्मेशन आई है या उसके खिलाफ जो है काबिले यकीन रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है, या उसके खिलाफ काबिले यकीन इंफॉर्मेशन आई है पुलिस के पास, या पुलिस को रीजनेबली शक हुआ है कि ये जो शख्स है इसने बाहर मुल्क में कुछ एक्ट कमिट किया है। आगे पढ़ते हैं, एनी एक्ट एट एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान which if committed in Pakistan would have been punishable as an offense, यानी कि उस शख्स ने बाहर मुल्क में पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर कुछ ऐसा एक्ट कमिट किया है, अगर वो पाकिस्तान में करता तो वो एक ऑफेंस होता और उसके ऑफेंस के लिए डेफिनेटली पनिशमेंट दी जाती है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता, ठीक है, अगर उसने पाकिस्तान में किया होता। which would have been punished as an offense and for which he is under any law relating to extradition. Extradition दरअसल ये हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रेडिशन इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटी, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी होती है। उसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई शख्स एक मुल्क में कोई जुर्म कमिट करता है और वो उस मुल्क से भागकर अपने मुल्क चला जाए, तो जिस मुल्क में उसको अरेस्ट किया जाएगा उस मुल्क की यह जिम्मेदारी होगी कि वो उस शख्स को हैंड ओवर कर दे उस मुल्क को जहां पर उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो अगर वो शख्स
जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन उस मुल्क को या पाकिस्तान में जो पकड़ा गया है, अब पाकिस्तान को वापस देना है, ठीक है, उस मुल्क को जहां पर उसने क्राइम कमिट किया है, या अगर उसको नहीं भी देना फिर भी यहां पर प्रोसिक्यूट करने के लिए पुलिस के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। Eighthly, any release convict committing a breach of any rule made under section 565 subsection 3, यानी कि वो शख्स जिसको कन्वेक्ट किया गया है और कन्वेक्शन के बाद उसको रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, और जो रूल्स बनाते हैं गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर वो उस रूल्स की वायलेशन करता है तो उस शख्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है। दरअसल ये जो सेक्शन 565 सब सेक्शन 3 है, इसमें दरअसल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो रूल्स बनाती है कि जो शख्स जिसको कन्वेक्ट किया गया है, यानी कि कन्वेक्ट जो हमारा जो रिलीज कन्वेक्ट है, जिस शख्स को कन्वेक्ट किया गया है बाद में उसको रिलीज कर दिया गया है, अगर वो शख्स अपनी रिहाइश को चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो वो शख्स कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, फ़लाँ जगह रहना चाहता हूँ, ठीक है, और मुतल्लिक़ थाने को भी इन्फॉर्म करेगा। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया, यानी कि कोर्ट को भी इतला नहीं दी, मुतल्लिक़ थाने को भी इतला नहीं दी, तो उस शख्स को पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, और उसका जो कंडीशंस है, क्योंकि उसने उस कंडीशंस की वायलेशन की है तो पुलिस के पास बाकायदे इख्तियार है कि वो उस शख्स को पकड़ सकती है। Ninthly, any person for whose arrest a requisition has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। देखिए, इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो वहाँ से भाग जाता है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस। फॉर एग्जाम्पल, वो सिंध से भाग चुका है पंजाब में, अब वो वहाँ पर रिहाइश पजीर है, ठीक है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि जो ऑफेंडर है वो सिंध से भाग चुका है, वो अब वहाँ पर पंजाब में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ की जो पुलिस है वो रिक्वेजिशन देगी वहाँ के पुलिस को कि आपके एरिया में ये फ़लाँ शख्स है, ठीक है, इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, लिहाजा इसको गिरफ्तार कर दिया जाए, ठीक है। अब जिस ऑफिसर के पास रिक्वेजिशन जाएगी, अगर उसको लगता है कि हाँ ये सर्कमस्टेंसेस मौजूद है और हम इस शख्स को लॉफुली अरेस्ट कर सकते हैं, तो जिस ऑफिसर के पास रिक्वेजिशन गई है वो इस ऑफिसर से वारंट का मुतालबा नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा ये जो रिक्वेजिशन है, फॉर एग्जांपल एक दूसरे एग्जांपल में दूंगा, जैसे कि मोटरवे पर अगर हम देखें, जब भी किसी ड्राइवर को रोकने की कोशिश की जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है, आगे उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वायरलेस के ज़रिए से जो पुलिस ऑफिसर होता है या जो कांस्टेबल होता है वो आगे जो है रिक्वेजिशन देता है कि फ़लाँ कलर की गाड़ी है, फ़लाँ नंबर है, इस गाड़ी को रोक दिया जाए क्योंकि इसने वायलेशन की है, तो आगे उसको रोक दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन देता है कि ये जो फ़लाँ शख्स है ये एक ऑफेंडर है, ठीक है, ये हमें मतलूब है, लिहाजा इसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। अगर उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मैं इसको लॉफुली गिरफ्तार कर सकता हूं, तो वो वारंट का मुतालबा नहीं करेगा और उस शख्स को अरेस्ट कर देगा। तो ये कुछ 9 कंडीशंस थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी सेक्शन ऑफ लॉ को समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर फोकस करना होगा, और जो एक्सप्लेनेशन है वो दरअसल जजमेंट्स है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। तो अब हम डिस्कस करते हैं उन जजमेंट्स को। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 54। There
are other sections too which confer similar power on the police like, यानी कि ये जो सेक्शन हमने पढ़ा है इसके अलावा और सेक्शंस भी हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर पावर देती है पुलिस को कि वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकती है। कौन से सेक्शन है उसके बारे में समझते हैं। सेक्शन 55 सीआरपीसी, अरेस्ट ऑफ वेगाबोंड, हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा। ये सेक्शन 55 जो है ये 54 और ये 55 है। 55 ये जो वेगाबोंड होते हैं, जो आवारागर्द जिसको हम कहते हैं उर्दू में आवारागर्दी करने वाला, तो पुलिस जो है अगर उनको शक आ जाए कि ये फॉर एग्जांपल ये जो है ये कोई भी ऑफेंस कमिट कर सकता है या इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उस शख्स को पकड़ सकती है पुलिस। इसी तरीके से जो हैबिचुअल रॉबर्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे जो है वो उनको आदत लग गई होती है कि वो रॉबरी करते हैं, तो उन शख्स को भी या उन अफराद को भी पुलिस पकड़ सकती है अंडर सेक्शन 55 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 57 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड refusal to give name and address by a person who has committed a non-cognizable offense in the presence of a police officer, यानी कि वो शख्स जो कि पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, तो और पुलिस उस शख्स से सवाल पूछती है कि मतलब उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है या आपका एड्रेस क्या है, और अगर वो नहीं बताता, मना कर देता है, अपना नाम नहीं बताता, एड्रेस नहीं देता, तो डेफिनेटली पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो उस शख्स को पकड़ सकती है। या उस शख्स ने अपना नाम बताया या एड्रेस बताया और उसने गलत बताया, पुलिस को शक हुआ कि ये जो शख्स है ये मुझे अपना नाम या एड्रेस गलत बता रहा है, तब भी पुलिस जो है उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और जब उनको कंफर्म हो जाए कि हाँ इस शख्स का नाम फ़लाँ नाम है, फॉर एग्जांपल इस शख्स का नाम मिस्टर ए है और ये फ़लाँ जगह रहता है, तो उसके बाद जो है पुलिस उसको रिलीज़ कर देगी। जब श्योरिटी देगा तो पुलिस उसको रिलीज़ कर देगी, मगर फिर भी उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो ऑफेंडर होता है वो उसका राइट होता है कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए। ये हम इंशाल्लाह सेक्शन 496 में पढ़ेंगे। सेक्शन 151 सीआरपीसी, अ पर्सन डिजाइनिंग टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि वो शख्स जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी किया नहीं है मगर वो डिज़ाइन कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान लड़ाई हुई, ठीक है। अब ये जो मिस्टर पुलिस खड़ी थी और मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसके पास वेपन है जो भी है, ठीक है, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो वो दरअसल सेक्शन 51 सीआरपीसी के तहत वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। या किसी जगह पुलिस ने रेड लगाया, ठीक है, जिसको हम छापा कहते हैं, पुलिस ने छापा लगाया और वहाँ से कुछ ऐसे मवाद मिले जिससे पता चले कि ये लोग कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पुलिस के पास बाकायदा इख्तियार है कि वो उस मटेरियल समेत उन तमाम अफराद को जो कि मुलव्विस हैं उस डिज़ाइनिंग में, उनको अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 403 सब सेक्शन 3 CRPC, a person committing a breach of the condition on which sentence has been suspended or remitted and the government has cancelled the suspension or remission, यानी कि वो शख्स जिस पर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशंस लगा के उसकी सज़ा को या मुअत्तल कर दी है या उसकी सज़ा को माफ़ कर दी है, ठीक है, और वो शख्स अगर उन कंडीशंस की वायलेशन करता है तो गवर्नमेंट ने उनका जो सस्पेंशन है या रिमिशन है उसको कैंसिल कर दिया है, तो पुलिस के पास इख्तियारात आ जाते हैं कि वो उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है पुलिस। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड अंडर सेक्शन 54, यानी कि ये वो कंडीशंस हैं ये वो कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशंस मौजूद होंगे
तो पुलिस उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। ये कुछ कंडीशंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बिफोर अरेस्टिंग एन अक्यूज अंडर सेक्शन 54 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन अरेस्टेड इन अ कॉग्निजेबल केस। पहला कंडीशन, पुलिस को लगता है कि यह शख्स जो है यह कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा कंडीशन, रीजनेबल कंप्लेंट, उसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है, उस शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। जो तीसरा कंडीशन है वो है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उसके खिलाफ काबिल यकीन इंफॉर्मेशन आई है कि वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है और या उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है। ठीक है, जो पुलिस के अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं जिसको उर्दू में मुखबिर कहते हैं, अगर उसने काबिल यकीन इंफॉर्मेशन दी है कि जो मिस्टर ए है या मिस्टर बी है यह कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, या ये ऑफेंस करने वाला है, ठीक है, या ये ऑफेंस को डिज़ाइन करने वाला है, ठीक है, तो पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो उसको उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, चौथा कंडीशन ये है कि रीजनेबल सस्पेशन अबाउट हिज बीइंग सो इन्वॉल्व्ड, यानी कि पुलिस को रीजनेबली उसको शक हो जाए कि ये शख्स जो है ये किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पुलिस जो है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि रीजनेबलनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस ऑफ द केस। फैक्ट्स क्या हैं, सरकमस्टेंसेस क्या हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी कि पुलिस ने अरेस्ट किया उस शख्स को, क्यों अरेस्ट किया, फैक्ट्स क्या थे, उसके पास मोमबत्ती थी, उसके पास एक मैच बॉक्स था। ठीक है, पुलिस को लगा, उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, भाई मैं मोमबत्ती और मैच बॉक्स के साथ क्या करता हूँ। ठीक है, उसने कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दी, लिहाजा पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया, क्योंकि मोमबत्ती और जो मैच बॉक्स है वो इस्तेमाल हो सकती है हाउस ब्रेकिंग में, यह भी इक्विपमेंट है। ठीक है, तो लिहाजा पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर दिया था। इसी तरीके से अगर रीजनेबली शक हो जाए उस शख्स पे कि यह जो शख्स है यह इन्वॉल्व है किसी भी कॉग्निजेबल केस में या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, तो उस शख्स को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। रीजनेबल सस्पेशन अंडर सेक्शन 54, लफ्ज रीजनेबल सस्पेशन जो इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्ड रीजनेबल सस्पेशन मीन्स दैट बोनाफाइड बिलीव ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस। सबसे पहले पुलिस की नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, पुलिस को बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक नियती से वो उनको शक हो कि ये जो शख्स है ये किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो रीजनेबल सस्पेशन उसी को कहा जाता है। यानी कि वो किसी को बिलावजह हरेस नहीं कर सकती पुलिस, किसी को बिलावजह तंग नहीं कर सकती, या अपना पर्सनल ग्रीवेंस लेने के लिए या अपना जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ज़ाती बेसिस पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, लिहाजा उसकी जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। सो वर्ड रीजनेबल सस्पेशन मीन्स दैट बोनाफाइड बिलीफ on part of the police that an offense has been committed or is to be committed by the person arrested. Such belief should be based on strong assertion tending to throw suspicion on the arrested person. तो बात यहाँ से वाज़ेह हुई कि पुलिस की जो नीयत है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए कि ये जो शख्स है इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, या ये शख्स जो है कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। ठीक है, इससे ये जो शक है ये बिल्कुल उस जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है उस पर बिल्कुल जो है फिट हो, यानी कि सरकमस्टेंसेस को देखते हुए,
फैक्ट्स को देखते हुए तो पुलिस जो है उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। बिला वजह पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती कि फॉर एग्जांपल कोर्ट में उससे पूछा जाए कि भाई आपने इस शख्स को क्यों अरेस्ट किया, तो वो ये नहीं कह सकती, जिसको हम कहते हैं इप्से डिक्सेट ऑफ पुलिस, यानी कि वो स्टेटमेंट जो अनप्रूवन है। ठीक है, तो पुलिस जो है ये नहीं कह सकती कि मेरा ख्याल से ये बंदा जो है ये कोई ऑफेंस में इन्वॉल्व है या ये शख्स जो है ये कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है, मगर उनका जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रीजनेबलनेस इन कंप्लेंट और सस्पेशन and credibility of the information must depend upon the existence of a tangible legal evidence। देखिए यहां पे हमें तीनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, रीजनेबलनेस और जो आपका रीजनेबलनेस ऑफ कंप्लेंट, रीजनेबलनेस ऑफ सस्पेशन और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये टेंजिबल एविडेंस, टेंजिबल मीन्स जो बिल्कुल जाहिर हो, उस एविडेंस पर बेस होनी चाहिए। यानी कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि मेरे ख्याल जो है ये एक अनप्रूवन स्टेटमेंट है, तो लिहाजा ये जो रीजनेबलनेस है या जो क्रेडिबिलिटी है ये डिपेंड हो टेंजिबल एविडेंस पे। पुलिस के पास शवाहिद हो कि हाँ ये जो शख्स है ये फ़लाँ ऑफेंस में इन्वॉल्व है या ये शख्स जो है ये फ़लाँ ऑफेंस करने वाला है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस का होना जरूरी है। डिसरिगार्ड ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्शन 55 अरेस्ट ऑफ वेगाबोंड एंड हैबिचुअल रॉबर्स, ये भी पुलिस के पास पावर हैं कि वो किसी शख्स को अरेस्ट कर सकती है। तो इसमें जो कंडीशंस बताए गए थे ये भी एक केस लॉ है। वो जो कंडीशंस है जो कि सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 में बताए गए हैं, एक पुलिस ऑफिसर ने उस कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं किया, उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया और एक शख्स को अरेस्ट किया। ठीक है, तो उसके बारे में है डिसरिगार्ड ऑफ कंडीशन लेट डाउन अंडर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बाय द पुलिस ऑफिसर वुड मेक द अरेस्ट एंड डिटेंशन इलीगल। यानी कि जो उसने अरेस्ट किया है उस शख्स को या उस शख्स को डिटेन किया है वो क्या है, वो इलीगल है। द पुलिस ऑफिसर वुड बी एक्सपोज टू प्रोसिक्यूशन अंडर पाकिस्तान पेनल कोड एंड आल्सो फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन अंडर द रूल्स। यानी कि वो जो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है, ये दरअसल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं पुलिस को ताकि वो बिलावजह जो है लोगों को तंग ना करे, बिलावजह लोगों को हरेस ना करें। लिहाजा ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हुआ यह कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और वो शख्स जो है उनके पास जो कंडीशंस बताए गए हैं सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 में, वो कंडीशन दरअसल उसने फॉलो नहीं किया और बिलावजह एक शख्स को गिरफ्तार किया। तो जजमेंट आई है उस केस पर कि वो जो पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बिलावजह किसी को अरेस्ट करना इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो डेफिनेटली पुलिस के पास पुलिस के खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है और उसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है अंडर द रूल कंसर्न। यानी कि जिस अथॉरिटी ने उसको अरेस्ट किया है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है अंडर पाकिस्तान पेनल कोड, उसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है या डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है। इन सच अ केस द हाई कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 के तहत है, हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, इशू डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट कंसर्न्ड ऑफिसर। यानी कि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के तहत उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डायरेक्शन इशू कर सकती है कि इसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी जाए और इसके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए क्योंकि उसने एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है। तो लिहाजा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने दरअसल जो है ना पुलिस के जो इख्तियारात है पुलिस को मजबूर किया कि वो अपने इख्तियारात जो उनको दिए गए हैं, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 57, सेक्शन 157, सेक्शन 403 सब सेक्शन 3,
तो ये जो इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो इन इख्तियारात का मिसयूज़ ना करें। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और डेफिनेटली अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही ये जो लेक्चर्स है ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन लेक्चर से कोई फ़ायदा हो। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।